बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करने। लास्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को स्टार्ट कर चुके थे, तो जो हमारे रिएक्शंस रहते हैं उनको हम आज देख लेते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स। बेटा ये रिएक्शन आपकी बुक में पेज नंबर 150 पे गिवन है। इस रिएक्शन को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। डाइहैलाइड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आपके पास दो हेलोजन वाला कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास दो हेलोजन एटम्स जो हैं वो अटैच हों, तो उनको हम कहते हैं डाइहैलाइड्स। अब डाइहैलाइड्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, एक विस्नल डाइहैलाइड्स जिनको हमने आज स्टडी करना है, और एक है आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड्स। ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, ये आगे करके आएंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप आज ही क्लियर कर लें। बेटा विस्नल डाइहैलाइड्स आपके पास इस किस्म के कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें आपके पास दो हेलोजन के एटम साथ साथ वाली कार्बन पर प्रेजेंट हो, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपके पास दो हेलोजन के एटम प्रेजेंट हों तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड्स। जैसे कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये आपके पास एक विस्नल डाइहैलाइड है, क्योंकि 2 और 3 एडजेसेंट कार्बन है, मतलब कि साथ साथ वाली कार्बन है और दोनों के पास एक एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड्स। अब दूसरी तरफ है हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड्स। ये ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिनमें आपके पास दो हेलोजन्स के एटम एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो। बेटा दोनों में फ़र्क है। विस्नल डाइहैलाइड्स में आपके पास दो हेलोजन्स के एटम साथ साथ वाली कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों पे एक एक, जबकि आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड्स के अंदर दो हेलोजन एटम किसी एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ये 1,1 इसलिए कहा है कि दोनों ब्रोमाइड के जो एटम्स हैं वो आपके पास फर्स्ट कार्बन पे ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने इन्हें कहा है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इथेन इसलिए क्योंकि ये दो कार्बन वाला कंपाउंड है। तो यहाँ से आप ज़रा अपने माइंड में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें और इस बात को अपने माइंड में बिठा लें कि विस्नल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं और जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। अब जी हम अपना जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स, विस्नल डाइहैलाइड्स को हम समझ चुके हैं हमारे पास क्या होता है। अब हम देख लेते हैं डीहैलोजिनेशन क्या। डीहैलोजिनेशन का बेटा मतलब है कि रिमूवल ऑफ हेलोजन। आपके पास डी का मतलब होता है रिमूवल और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन की रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हेलोजन को हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। अच्छा जी, अब नीचे अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है ये एक विस्नल डाइहैलाइड है। इसमें ये जो एक्स है ये आपके पास हेलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कुछ भी हो सकता है। आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नॉर्मली ब्रोमीन और क्लोरीन होता है, और हम साथ में जिंक जो है वो यूज़ करेंगे, मेथनॉल को यूज़ करेंगे एज ए कैटालिस्ट। अब ये जिंक क्या करेगा कि ये इन दोनों हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके जिंक डाइहैलाइड बना देगा और दोनों हेलोजन्स को रिमूव कर देगा। इनकी रिमूवल के बाद आपके पास जो पीछे कार्बन रिमेनिंग है उनके दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह करके बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि जब आप किसी विस्नल डाइहैलाइड के हेलोजन रिमूव करते हैं कैसे, जिंक की प्रेजेंस में, और आप मेथनॉल को यूज़ करते हैं एज ए कैटालिस्ट, तो आपके पास अल्कीन बनता है और साथ में जिंक जो डाइहैलाइड है वो रिमूव हो जाता है। तो नीचे आपको इसी के एग्जाम्पल दी गई है, आप इसको देख लें कि आर ग्रुप की जगह आपके पास मिथाइल अटैच किया गया है और हेलोजन की जगह ब्रोमीन, और जिंक ने दोनों ब्रोमीन को एलिमिनेट कर दिया जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में, और आपके पास 2 ब्यूटीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये आपके पास एक और रिएक्शन है जिसकी वजह से आप जो अल्कीन्स की जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में जो रिएक्शन गिवन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे वाले एसिड्स जिनके अंदर आपके पास दो COOH ग्रुप हों, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप 2 हों, ऐसे वाले सॉल्ट्स, ऐसे वाले एसिड्स के सॉल्ट्स जिनके अंदर आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप हों, तो ये आपके पास हो गए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि अच्छा इस तरह के सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस से आप अल्कीन्स की जो है सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये रिएक्शन पढ़ा था अल्केन्स में भी, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब हम ये देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में और अल्केन वाले रिएक्शन में क्या फ़र्क है। बेटा अगर आपको अपना अल्केन्स वाला रिएक्शन याद है और अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें आपके पास एक कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है। हमने एक ऐसा सब्सटेंस लिया है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कंपाउंड का नाम है डायसोडियम सक्सीनेट। उसकी वजह यह है क्योंकि ये सक्सीनिक एसिड से बना है। अगर आप यहाँ सोडियम हटा के हाइड्रोजन लगा दें, इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों सोडियम हटा के एक एक हाइड्रोजन लगा दें, तो यह आपके पास सक्सीनिक एसिड होता है। अब जब आप सक्सीनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास
सोडियम सक्सीनेट बन जाएगा, डायसोडियम सक्सीनेट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डायसोडियम सक्सीनेट बन जाएगा। इस रिएक्शन में और अल्केन्स का जो कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे पहले से ही एक बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट है, जबकि वहाँ जो हमने मॉलिक्यूल यूज़ किया था उसके वो सिर्फ एक अकेला मॉलिक्यूल था, एथेनोइक एसिड का सॉल्ट था वो। उसके अंदर कार्बन और कार्बन में पहले से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो था एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना प्रीवियस वाला कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देख लें, तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट की आयनाइजेशन करेंगे। जब भी हम सॉल्ट की आयनाइजेशन करते हैं तो आपके पास एक जो है कैटाइन बनता है और एक जो है एनाइन बनता है। कैटाइन का मतलब ये है कि आपके पास कैटाइन का मतलब है आपके पास एक पॉजिटिव आयन बने, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 सोडियम नज़र आ रहे हैं, और एनाइन का मतलब है आपके पास कोई एक नेगेटिव आयन बने। अगर आप गौर करें अपनी बुक के अंदर तो आपको ये जो COO नज़र आ रहा है, इनके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो चुका है वाटर की प्रेजेंस में। आप ये देखिए जो आपको ये एरो दिया हुआ है, डबल हेडेड एरो, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, जिसके ऊपर आयनाइजेशन लिखा हुआ है, उसके नीचे वाटर भी लिखा हुआ है। मतलब ये कि जब आपने डायसोडियम सक्सीनेट को वाटर के अंदर डाला, उसकी आयनाइजेशन हो गई और आपके पास 2 कैटाइन बने और एनाइन बने। एनाइन भी जितने कैटाइन बनते हैं उतने ही एनाइन बनते हैं। अगर आप गौर करें तो 2 सोडियम अगर आपके पास एलिमिनेट हुए हैं तो पीछे वाला जो आपके पास आयन है उसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज टोटल में बनता है, एक COO के ऊपर और एक नेगेटिव चार्ज दूसरे COO के ऊपर। तो इस तरह आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज बने और 2 नेगेटिव चार्ज बने। तो ये तो सिंपल था आपके पास आयनाइजेशन का रिएक्शन, मतलब कि आपके पास आयन फॉर्मेशन का रिएक्शन। अब आपके पास क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपके पास एक रिएक्शन एनोड पे होता है और एक रिएक्शन कैथोड पे होता है। एनोड पे बेटा आपके पास होगी ऑक्सीडेशन। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या हो रहा है। अच्छा जी, जो ऊपर ये अभी आपके पास COO नेगेटिव बना था, इसी को नीचे खोल कर C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव करके लिखा गया है। इसको ज़रा अगर आप गौर करें तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर बेसिकली एक एक नेगेटिव चार्ज है। ये दूसरा O कार्बन के साथ उन्होंने अलग करके खोल के लिख दिया फार्मूले को। आपने इसको गलत नहीं करना कि ऊपर तो 2 ऑक्सीजन थे तो नीचे एक क्यों है। दूसरा ऑक्सीजन अगर आप गौर करें तो वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो उसको आपने गलत नहीं करना है। अच्छा जी, अब ये जो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इस एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप गौर करें नोड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं एलिमिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। एक एक नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि दोनों के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है -2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। और अगर आप ये प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक डॉट लगा हुआ है, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी प्रेजेंट है रेडिकल की फॉर्म में। तो इस तरह करके आपके पास एनोड का जो रिएक्शन है उस पर आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है। मतलब क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीजन का जो है आपके पास रेडिकल जो है उसकी फॉर्मेशन की है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये जो बॉन्ड है C और CH2 के दरमियान, इसकी ब्रेकडाउन होगी, दोनों इन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन एक बॉन्ड का मतलब भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन के ऊपर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन के ऊपर आएगा। इस तरह करके आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन पे जाएगा और एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो CH2 वाली कार्बन पे जाएगा। ऊपर वाली कार्बन के साथ भी यही मामला होगा। अब आपके पास नेक्स्ट में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और एक जो बॉन्ड टूटने की वजह से नया इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आया वो, दोनों मिलकर आपके पास एक नया बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे। अब आपकी बुक ने ये जो -2 CO2 लिखा है यहाँ पे भी लिखा है और प्रोडक्ट की साइड पे भी +2 CO2 लिखा है, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख लें, दोनों ना लिखें, एक लिख लें। इसका मतलब यही है कि अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस किस्म का होगा। अगर आप गौर करें रिएक्टेंट वाली साइड पे तो एक C डबल बॉन्ड O पहले से प्रेजेंट था और दूसरा C डबल बॉन्ड O जो है वो आपके पास
इस तरह बना है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो, और दूसरा जो उस बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आया, वो दोनों ने कंबाइन करके अपना एक नया बॉन्ड बना लिया। तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर आपके पास जो है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O करके पूरा एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अच्छा जी, पीछे जो ये आपके पास CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है, ये दोनों CH2 के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका था, रेडिकल बन चुके थे, और एक जो बॉन्ड है वो CH2 के दरमियान में पहले से ही प्रेजेंट है, और दूसरा जो बॉन्ड है वो इन दोनों के जो नए इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास आए हैं उनकी वजह से नई बॉन्ड की एक फॉर्मेशन होगी, और इस तरह आपके पास एक डबल बॉन्डेड जो अल्कीन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो मैंने बोला है इसको अगर आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बजाय इसके कि आपने ये नहीं कहना है कि जी अल्कोहल इलेक्ट्रोलिसिस का जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल है, हमने दोबारा पढ़ना है या दोबारा समझना है। अगर आप इसी को बार बार रिपीट में सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अपने अगर आपके पीछे से कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ईजी है। आप गौर से जो मैंने बातें कही हैं उनको रिपीट में बार बार सुनिए और आपको समझ आ जाएगी कि इस जो रिएक्शंस इनमें क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास होगा, क्योंकि एनोड पे रिएक्शन हुआ है तो डेफिनेटली कैथोड का भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। कैथोड पे बेटा आपके पास होगी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, तो आप कैथोड की रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2H2O, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। आयनाइजेशन में जो हमने वाटर यूज़ किया था ये वो वाटर है। अगर दूसरे सब्सटेंस की आपके पास आयनाइजेशन हुई है तो डेफिनेटली आपके पास वाटर की भी आयनाइजेशन होगी। आप इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वाटर को इस तरह करके खोल के लिख लें, 2HOH। ये भी आपके पास 2H2O के इक्वली होता है, तो मैंने सिर्फ वाटर को खोल के लिखा है। अगर आपने नहीं लिखना तो मत लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रही हूँ, दोनों में से एक ही लिख कर आना है। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन आपने एनोड पे लूज़ हुए थे वो वाटर उनको गेन करेगा और आपके पास दो हाइड्रोक्सिल बनाएगा और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा, और जो साथ में हाइड्रोजन जो है वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। देखिए, जब आप वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके पास एक प्रोटॉन बनता है और एक हाइड्रोक्सिल बनता है। प्रोटॉन का मतलब एक H पॉजिटिव बनता है। अब जब ये आप दो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो H पॉजिटिव H हो जाएगा, और H और H आपके पास कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाएंगे, और दो आपके पास हाइड्रोक्सिल बचे हुए होंगे। अब ये हाइड्रोक्सिल क्या करेंगे, वो जो आपके पास ऊपर सोडियम जो था रिलीज़ हुआ था उसके साथ कंबाइन करके, ये वाले दो सोडियम आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोक्सिल बना है उसके साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इस तरह करके आपके पास जो ये रिएक्शन है कंप्लीट होगा। इस रिएक्शन को आपने बार बार ध्यान से देखना है और बार बार सुनना है, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको लिखना है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको तैयार कर लें, आप अपने अल्केन्स वाले रिएक्शन को दोबारा तैयार कर लेंगे। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो कम है। अगर आपको लग भी रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ है तो ये आपको गलत फहमी है, क्योंकि ये रिएक्शंस आपके मिक्स हो जाएंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में इक्वेशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा होने वाली हैं। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इन इक्वेशंस को अपने माइंड में नहीं बिठा लेंगे तो बेटा आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। अच्छा जी, लास्ट में जो हमारे पास प्रिपरेशन का रिएक्शन है अल्कीन्स के लिए वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन आप नहीं करेंगे। मतलब ये कि जैसे हमने लास्ट टाइम अल्केन्स वाले रिएक्शंस में पढ़ा था पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे है पार्शियल हाइड्रोजनेशन मतलब कि इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, अल्काइंस लेते हैं। सबसे पहले अल्काइंस मतलब ऐसे वाले सब्सटेंसेस जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो आपके पास। मैंने आपको जब अल्केन्स पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि जी आपके पास जो अल्कीन्स हैं उसके अंदर आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम। और अल्काइंस को अल्केन बनाने के लिए आप उसके अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम या 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर अल्केन बनाने के लिए, तो आज हमने अल्काइन से क्योंकि अल्कीन बनाना है तो हम इसके अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या आप कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं ऐड करेंगे ताकि हमारे पास अल्कीन आ जाए। अच्छा, अगर अब आप देखिए कि ये मैंने एक अल्काइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास एक अल्कीन आया है। अब अगर आप अपना ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वाला टॉपिक को रिकॉल करें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो अल्कीन प्रोडक्ट में बना हुआ है ये सिस अल्कीन है। सिस से मतलब ये कि जो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं वो एक ही साइड पे प्रेजेंट है।
जैसे कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे प्रेजेंट हैं और दोनों R ग्रुप दूसरी साइड पे प्रेजेंट है। तो अब अगर आपने सिस अल्कीन बनाना हो तो आपको ये वाला कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिसका जो है प्लाडियम इंटू बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय क्विनोलिन, ये वाला आपको कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। इस कैटालिस्ट को हम कहते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, ये आपकी थ्योरी में यहाँ ऊपर करके भी लिखा हुआ है। तो अगर आप लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज़ करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के लिए तो आपके पास सिस अल्कीन बनेगी। ठीक है, अब नीचे वाली अगर आप इक्वेशन देखें तो इसकी जो प्रोडक्ट है इसमें आपके पास ट्रांस अल्कीन बनी हुई है। ट्रांस अल्कीन का मतलब ये है कि आपके पास जो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे, वो सेम साइड पे अटैच हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप एक तरफ अटैच है और एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ अटैच है, मतलब कि ट्रांस अल्कीन। तो ट्रांस अल्कीन को बनाने के लिए आपको डिफरेंट किस्म का कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सोडियम इंटू लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये टेम्परेचर भी आपने सही याद रखना है। और आपने अगर आप गौर करें तो आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए आपको जो हाइड्रोजन है वो भी एटॉमिक हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, ना कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जैसे कि हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में ली थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको अक्सर पेपर में आया हुआ होता है कि हाउ कैन यू मेक सिस अल्कीन, या वो आपसे पूछ सकते हैं ट्रांस अल्कीन। तो जो वाला पूछा जाए आपने वो लिखना होगा, आप अपनी मर्ज़ी से दोनों नहीं लिख के आ सकते। सिस अल्कीन के लिए आपके पास डिफरेंट कैटालिस्ट यूज़ होता है और ट्रांस अल्कीन के लिए आपके पास डिफरेंट कैटालिस्ट यूज़ होता है। चलिए जी, यहाँ पे हमारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के सारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अगर इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो बेटा आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।